नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी वैकेंसी आ चुकी है और दो वैकेंसी एक साथ रनिंग में है। यदि आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। नरोरा एग्जाम भी होना है जो आपके यूपी में है, एनपीसीआईएल नरोरा, उसकी भी वैकेंसी आ चुकी है। और दूसरी अपने राजस्थान की वैकेंसी है आरआर साइट की, जो बड़े काफ़ी टाइम बाद आई है। तो यदि राजस्थान से हो और एनपीसीआईएल का फॉर्म भर रखा है तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर करना है। हमारे साथ जुड़िए और हम आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर बात करेंगे और आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 20 यानी कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको पता है प्री एग्जाम में साइंस के 20, मैथ के 20 और 10 जीके के क्वेश्चन आने हैं। यदि आपको क्वालिफाई करना है तो 20 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा साइंस और मैथ पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जीके आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने पहले की वीडियोज नहीं देखे हैं तो देखिए, और साथ में हमने कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर आरआर साइट की सभी ट्रेड के लिए, उस पर एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको दो प्लेलिस्ट देखनी है, एक तो है एनपीसीआईएल स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के नाम से, सभी एनपीसीआईएल एग्जाम के लिए है, चाहे नरोरा हो गया, कागरा पार हो गया, आपके राजस्थान राउट साइट का हो गया, किसी भी एनपीसीआईएल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है। दूसरी आपको एक BARC के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसके पुराने वीडियोस देखने हैं। उस प्लेलिस्ट में क्या है, आपकी साइंस, मैथ, जीके की क्लासेज लास्ट ईयर की अपलोडेड है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इससे पहले यदि आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्री एग्जाम की हमारे पास 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ पड़ी है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, साथ में आपके आंसर दे रखे हैं। सभी सिलेबस है प्री एग्जाम का, आपके साइंस, जीके और मैथ, ये सभी ट्रेड के लिए है। प्री एग्जाम वाली ऑल ट्रेड्स आपके कॉमन एग्जाम होता है तो उसके लिए आपकी ये पीडीएफ रहेगी। साथ में यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए आपके 500 एमसीक्यू की पीडीएफ पड़ी है एडवांस टेस्ट के लिए, जिसमें ये सिलेबस आपके प्री का है और एडवांस का आपको पता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी जाएगी। तो ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना है और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही ऊपर, आप वहाँ मैसेज कर दीजिए। नाम मात्र के शुल्क में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी लैंग्वेज में पीडीएफ रहेगी। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए निम्न में से किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जल की यदि आपको गुणवत्ता की पहचान करनी है ना तो आपको पीएच की जरूरत पड़ती है। यदि आपको उसका पीएच पता है तो आप उसकी गुणवत्ता यानी कि किस प्रकार सा का वाटर है आप देख सकते हैं, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर जो आपका उदासीन वाटर है वो उस किस प्रकार का है। पीएच में क्या होता है, इसकी पूरी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो पी का मतलब होता है पावर, या फिर इसे बोलते हैं पुषांश, इसका ये पूरा नाम होता है। एच का यह मतलब होता है हाइड्रोजन, तो ये आपको ध्यान रखना है। पी में एच क्या है, पी क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पीएच स्केल यानी पूछा जाए कि कब बना और किसने बनाया, तो ये 1909 में बना और सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का निर्माण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है पीएच स्केल पर क्या है, तो ये पूरा एक प्रकार का स्केल है जिस पर 0 से लेके 14 तक अंक लिखे हुए हैं, 0 से 7 और फिर 14 तक अंक लिखे हुए हैं। यदि किसी की वैल्यू 7 आती है तो उसका मतलब है कि वह उदासीन प्रकृति का है, न्यूट्रल प्रकृति का है। यदि उसकी 7.1 से लेकर 14 के बीच में आती है तो उसकी प्रकृति क्षार प्रकार की या क्षारीय प्रकृति है, और 0 से लेकर 6.9 तक किसी की वैल्यू आती है तो वह अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है। समझ गए होंगे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ आप कर देंगे पीएच, आपको करना है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि गोलाकार दर्पणों के लिए नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्न में से कौन सा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। इसमें क्या है कि गोलाकार में ये आप मैथ में आपने इस प्रकार का पढ़ा होगा ना, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी इसी प्रकार की एक परिपाटी है जिसमें आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड माननी है। जो लेफ्ट साइड होती है, मान लेते हैं मेरी ये लेफ्ट साइड है ना, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो आपके भी यही लेफ्ट होगा, और ये आपकी राइट साइड होगी, हाथ से आप पहचान कर सकते हैं। और ये आपका
ऊपर की साइड होगी और ये आपके नीचे की साइड होगी। तो इसमें पूछा गया है कि ऋणात्मक कौन सा होगा। तो जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, इधर वाली पॉजिटिव होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव होती है और नीचे वाली नेगेटिव होती है। ये आप ग्राफ में भी पढ़ते आए हैं और यही नई चिन्ह आपके परिपाटी है, जिसमें आपको नेगेटिव तो बाईं ओर होगा, ये आप अच्छे से देख सकते हैं, ये पॉजिटिव होगी। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये भी पॉजिटिव होगी और आपतित प्रकाश यानी कि किरणें कहाँ पड़ेगी, तो वो आपके जीरो पर या फिर इधर पड़ती है ना, किरणें इस प्रकार से। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा चिन्ह परिपाटी टॉपिक कर लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की चतुसंयोजकता यानी कि 4 संयोजकता और इसके गुण धर्मों के कारण विविध प्रकार की यौगिकों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए कार्बन क्या है, एक तो ये चतुसंयोजी है आपकी, और दूसरा इसकी एक गुणधर्म है वो श्रृंखलन का, यानी कि ये किसी के साथ भी जुड़ जाता है, श्रृंखलन का इसके पास गुण है, इसलिए सभी के साथ बनकर नया यौगिक बना लेता है। तो श्रृंखलक का गुण और इसकी 4 संयोजकता इसे एक खास बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपकी बीआरसी में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक तो प्रतिरोध देखिए समांतर में पूछा था कि न्यूनतम प्रतिरोध का मान, या ऐसे करके क्वेश्चन आए थे, 2-3 इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके भी आ सकते हैं। और आप पुराने पेपर भी मैंने एनपीसीएल के सोल्व करवा रखे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएंगी। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, एनपीसीएल के लिए रेगुलर क्लासेज होती है शाम को 6 बजे। अब देखिए निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन को निरूपित करता है। अब देखिए प्रतिरोधक का एक होता है समांतर संयोजन। समांतर में क्या होता है कि टोटल यदि आपको वैल्यू निकालनी है, या टी भी लिख सकते हैं, आप पी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें, मैं टी लिख रहा हूँ, टी का मतलब होता है टोटल। दूसरा आपका फिर इस प्रकार से फॉर्मूला होता है R1 R2 और फिर प्लस में जितने कर सकते हैं, यानी कि ये आपको R2 मैंने लिखा है। एक होता है सीरीज, सीरीज में क्या होता है, यदि टोटल आपको प्रतिरोध निकालना है तो R1 प्लस R2 और जितने फिर R आपके R है वो आपको सारे प्लस करने हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। समांतर का पूछा है तो ये वाला समांतर का है। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर आपके 1/में नहीं लिखा, यानी कि 1/R1 होता ना तो वो नहीं लिखा। इसमें क्या है, इसमें ऊपर 2 लगा दिया, यानी कि फॉर्मूला यहाँ गलती कर दी। फिर आपके ये वाला सही लिखा है और इसमें 1/R नहीं लिखा, तो समझ गए होंगे क्या गलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्लूकोज के विखंडन का संभावित उत्पाद नहीं है, यानी कि ग्लूकोज जब विखंडित होता है तो कौन सा नहीं बनता। तो एक तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना है, आपको कमेंट में बताना है कि क्या होता है, फिर मैं आपका जिसका भी सही होगा उसको पिन कर दूंगा। और ये होता है लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज में एथेनॉल और CO2, ये तो विखंडित होने पर बनते हैं। इन तीनों के भी आपको फॉर्मूले लिखने हैं। और HCl है वो नहीं बनता, क्योंकि उसके फॉर्मूले में HCl नहीं होता। C तो मान लेते हैं होता है, लेकिन HCl उसके फॉर्मूले में नहीं होता। CO2 होता है लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला, और ये एथेनॉल का फॉर्मूला ग्लूकोज के फॉर्मूले में होता है। टूटने के बाद ये तीनों बन जाते हैं, लेकिन ये वाला नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दी जाए तो धारा क्या होगी। बीएआरसी में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए क्या है, मैं आपको कहता हूं प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। इस फॉर्मूले यदि ओम के नियम से देखें तो आपकी रेजिस्टेंस निकालना है तो R बराबर होता है आपकी V/I, यानी कि रेजिस्टेंस धारा की व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन R और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। तो यदि हम कहते हैं प्रतिरोध 2 गुना होता है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आपकी 1/2 हो जाएगी धारा हो जाएगी आधी। यदि वोल्टेज पूछे तो वोल्टेज इसके डायरेक्ट है तो आप उसका भी 2 गुना बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको धारा का पूछा है तो धारा आधी हो जाएगी प्रतिरोध 2 गुना होने पर। यदि धारा आपसे पूछे 2 गुना होगी तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर ओम को निरूपित करता है। ओम होता है आपके प्रतिरोध की यूनिट, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है ना उसकी यूनिट होती है आपकी ओम, और ओम को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, ये आपकी दक्षता या एफिशिएंसी का सिंबल है। दक्षता होती है ना कि ट्रांसफार्मर मोटर जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है उसे इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये होता है आपके डेल्टा का साइन, स्टार डेल्टा जो कनेक्शन होते हैं ना उसमें डेल्टा का साइन होता है। और ये होता है आपकी ओमेगा, साइन ओमेगा टी, आपने ये पढ़ा होगा ना, तो ये वो वाला होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम को प्रदर्शित नहीं करता। तो मैंने बताया V बराबर IR, ये आपकी ओम का नियम है। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ओम के नियम को प्रदर्शित नहीं करता। तो V
आई के समानुपाती है, तो हम लिख सकते हैं कि V समानुपाती है आई के, V समानुपाती है R के, ये दो तो यहाँ से बन जाते हैं। और यदि हम V को I के बराबर लिखते हैं तो ये आपके एक स्थिरांक हो गई, ये भी सही है, V बराबर आई आर भी सही है और V समानुपाती I भी सही है, लेकिन ये नहीं है। इसमें क्या होगा, यदि आपको R कैलकुलेट करना है तो R का फॉर्मूला बनेगा V बटे आई, V बटे आई। यदि आप V बटे आई लिखते ना तो सही हो जाता, लेकिन अभी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं में ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपके अभी जो होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए कि कमेंट में इसके आंसर आपको बताने हैं। कि इसका फिर मैं आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड मैंने एक कल क्वेश्चन करवाया था, इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूं, तो आप पहले वो क्लास देखिए, वहां से समझ के आप इसका आंसर कर सकते हैं, तो कमेंट में बताइए, जिसका भी सही होगा मैं पिन कर दूंगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौम जल स्तर के अवक्षय का कारक नहीं है। अब देखिए अवक्षय क्या होता है कि भारी जो आपकी जमीन में जो पानी है यानी कि भूमि में जो जल है उसका जो स्तर है उसमें अचानक से गिरावट आ जाती है, तो कौन सा कारक है जो गिरावट का कारक नहीं है, यानी कि उसके कारण गिरावट नहीं होगी उस स्तर में। देखिए भारी वर्षा यदि लगातार वर्षा होती है तो बारिश में पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो ये सही रहेगा। वृद्धिशील उद्योग, यदि उद्योग बढ़ते हैं तो पानी हम धरती से नए कुएं खोदकर या फिर निकाल लेते हैं तो उसके स्तर में कमी आ जाती है या फिर गिरावट आ जाती है। नवीनीकरण यानी कि कोई भी चीज़ हम नवी करते हैं या फिर नया बनाते हैं तो ये अभिनिर्माण बोल दीजिए, तो उसमें आपके भूमि के जल के स्तर में गिरावट आती है। और जनसंख्या वृद्धि से भी लगातार हम पानी का उपयोग करेंगे तो आपकी वृद्धि जो आपकी अवक्षय है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एल्केन में 3 कार्बन होते हैं, तो आपको ध्यान होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये आपने पढ़े होंगे है ना, तो ये आपको पता है। मेथ में 1 होता है, एथ में 2, प्रोप में 3, और 3 पूछा है तो 3 प्रोपेन में होगा, पूछे तो 4। तो ये आप 10 तक याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पौधों में रंध्र की क्या भूमिका है। रंध्र यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें छोटे छोटे आपकी कण होते हैं या रिक्त स्थान बोलते हैं, उनका क्या भूमिका है, वो क्यों होते हैं। तो देखिए पहला तो है गैसों के आदान प्रदान के लिए, सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी, पत्तियों को रंग देने की, ये नहीं होगा। पत्तियों की रंग के लिए आपकी क्या होता है, क्लोरोफिल, आपको पता है हरित लवक बोलते हैं उसे, तो वो होता है, उसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, आपको पता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा वाले का अलग उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि दर्पण सूत्र द्वारा प्रत्यक्ष निरूपित नहीं की जा सकती। अब देखिए दर्पण का सूत्र पहले लिखिए, 1/f बराबर आपकी होती है 1/do प्लस आपकी dt, है ना, एक बार ये लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस इमेज की, यानी कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं, ये है आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यदि हमें कोई भी 2 दे दे तो हम तीसरा अपने आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब की हाइट हमें नहीं पता चल सकती, तो ये आपके दर्पण सूत्र से नहीं किया जा सकता। समझ गए होंगे, फॉर्मूला याद था तो इसका आंसर आप कर सकते थे। एक जीके का क्वेश्चन शामिल किया है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको बता दूं 22 मार्च को जल दिवस। यदि आपको 22 जुलाई पूछ ले तो आपको पृथ्वी दिवस, है ना, 22 आपको पूछ ले, मई और जुलाई सारे पूछे जाते हैं, जैव विविधता और पृथ्वी दिवस, तो वो भी आपको ध्यान रखने, 22 अप्रैल, 22 आपकी जुलाई और 22 मार्च 3 पूछे जाते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। और इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में या इम्पोर्टेंट डेज पर मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखे हैं, आप DRDO की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे मैंने एक साथ करवा रखे हैं, वहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में 1-1, 2-2 आते हैं, तो उस वीडियो को यदि आप एक बार देख लेते हैं 10-12 मिनट का वीडियो, तो आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन सही होने के तो चांस वहीं से बन जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदु हैं, ये मान लेते हैं 2 बिंदु है, ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच विभवांतर को के रूप में परिभाषित कीजिए। अब दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है, यदि विभव का अंतर नहीं होगा तो उसमें धारा नहीं चलेगी, धारा क्या होगी, 0 होगी, सर्किट ओपन मान सकते हैं। और यदि उसमें धारा चल रही है तो उनकी पॉइंटों पर कुछ न कुछ विभव का अंतर होगा, यानी कि उन दोनों के बीच में जो चार्ज है दोनों पॉइंट पर, उन दोनों का चार्ज में डिफरेंस होगा, उस पर एक पर कम होगा, एक पर अधिक होगा।
है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, बैटरी में भी यही होता है। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि जो विभवांतर है उसकी परिभाषा, तो विभवांतर की परिभाषा सभी को याद है, एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जो किया जाने वाला कार्य है उसे प्रतिरोध, उसे आपके विभवांतर कहते हैं। प्रतिरोध, धारा और दाब ये नहीं होगा, किया जाने वाला कार्य विभवांतर होता है ना। तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार एक रोग है, ये मच्छरजन्य रोग है, आप सभी को पता है, और अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। बस आपके लिए यही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और साथ में BARC, NPCIL इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्री एग्जाम की PDF भी पड़ी है सभी ट्रेड के लिए, और मेंस एग्जाम केवल इलेक्ट्रिशियन के लिए PDF है, आप टेलीग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, बहुत कुछ दे रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।